हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में जो कि रिलेटेड हैं स्टैटिक जीके यानी जीके के हर एक सेगमेंट से, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, उसके अलावा जनरल साइंस के क्वेश्चन हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम यूपी जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, एसएससी एमटीएस एग्जाम और उसके अलावा बात करें अगर हम तो एनटीपीसी CBT2 एग्जाम और उसके साथ ही साथ यूपी लेखपाल की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। और ये एग्ज़ाम आगे हमारे मई जून मंथ में होने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 3 क्लासेज जिसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं और चौथी क्लास में हम आगे के 12 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2011 की जनगणना से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिए, क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि हिंदी को आपको काउंट ही करना है, क्योंकि वैसे भी पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है हमारे भारत में वो हिंदी है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर साउथ वाली रीजन में हम बेसिकली देखें तो वहाँ पर तमिल, तेलुगु जो भी लैंग्वेज है उनकी स्थानीय वो बोली जाती। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। और उसके बाद आपसे पूछी गई है, यानी सेकेंड नंबर पर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बंगाली। तो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है बंगाली भाषा, यानी ये सेकंड नंबर पर है। उसके अलावा बात करें अगर हम थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर है मराठी। तो तीसरे नंबर पर जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो मराठी भाषा है। और बात करें अगर हमारे संविधान में, तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है संविधान के अंदर, और सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी। तो ये आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये एक फिगर से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो भाषा है वो हिंदी बोली जाती है। उसके अलावा इस प्रकार से आप फिगर देख सकते हैं, बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, तमिल, गुजराती और उर्दू आती है। और सबसे कम बोली जाने वाली मातृभाषा संस्कृत है। तो ये फिगर भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो कौन सा पहाड़ी इलाका भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था? यानी उस समय की बात की जा रही, जब भारत में ब्रिटिश शासन था, तो तब जो कमांडर इन चीफ हुआ करता था भारतीय सेना का, उसका जो आधिकारिक निवास था वो कहाँ पर था? तो इसका सही आंसर है शिमला। तो शिमला में ही उसका आधिकारिक निवास हुआ करता था, क्योंकि वैसे भी जो अंग्रेज थे वो ठंडे प्रदेशों में ही रहते थे। तो मसूरी, माउंट आबू, दार्जिलिंग, शिमला, ये सभी उसे तो हिल स्टेशन हैं, लेकिन शिमला यहाँ पर काफ़ी ठंडा हिल स्टेशन है और इसीलिए यहाँ पर कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बात करें अगर हम, तो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं और अलग अलग अनुसूची में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है। और बात करें अगर हम चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची में जो भी राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, इस बात का वर्णन किया गया है संविधान के अंदर चौथी अनुसूची में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब भारत के लिए अलग संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग की थी? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने मांग की कि हम एक अलग संविधान सभा बनाएंगे और फिर हम अपने देश का संविधान का निर्माण करेंगे। तो ये जो मांग की गई थी ये की गई थी 1934 में, और उसी का परिणाम था कि 1935 में फिर से एक अधिनियम लाया गया और काफ़ी एक लघु संविधान भी कहा जाता है 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को। तो ये इसी का परिणाम था, जब राष्ट्रीय कांग्रेस ने अलग संविधान की मांग की तो फिर ये अधिनियम को लाया गया। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी से रिलेटेड, गंगा का निर्माण करने के लिए 2 पवित्र नदियों अलकनंदा और भागीरथी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे बात करें अगर हम गंगा के निर्माण की, तो हमको ये बताया जाता है कि जो गंगोत्री स्थान है वहाँ पर गौमुख से गंगा का उद्गम होता है। और ये बात कहीं तक सही भी है, लेकिन वो गंगा तब तक नहीं बनती जब तक उसमें अलकनंदा रिवर का संगम नहीं होता है। वो बेसिकली जो गौमुख से निकलती है वो भागीरथी रिवर है, और फिर वो आगे आकर एक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है और फिर वहाँ पर गंगा का निर्माण होता है। और उसी स्थान को, यानी जहाँ पर इनका संगम होता है, उसी पवित्र स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं देवप्रयाग के नाम से। वैसे तो बात करें तो पंचप्रयाग स्थित हैं और ये सभी 4 आप ऑप्शन में देख सकते हैं। उसके अलावा एक और प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो इन सभी को लगाकर कुल टोटल 5 प्रयाग हैं और ये सभी किसी न किसी नदी का ही संगम है।
तो और ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं और सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कि इस नदी और इस नदी के मिलने से किसका संगम यानी कौन सा प्रयाग होता है। और सभी में आपको जो एक नदी कॉमन मिलेगी वो है अलकनंदा रिवर। तो अलकनंदा रिवर आपको कॉमन मिलेगी, बाकी जो रिवर्स हैं वो यहाँ पर बदलती रहेंगी। तो बात करें अगर हम कर्णप्रयाग की, तो यहाँ पर पिंडार रिवर और अलकनंदा नदी का संगम होता है, उस स्थान को हम कहते हैं कर्णप्रयाग। और नंदप्रयाग में यहाँ पर मिलती है नंदाकिनी नदी। आपको ध्यान रखना है मंदाकिनी अलग है और नंदाकिनी अलग है, प्लस अलकनंदा सभी में कॉमन रहेगी। और देवप्रयाग में तो आपने देखा ही अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, तो नंदप्रयाग में नंदाकिनी और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी प्लस अलकनंदा का संगम होता है। उसके अलावा विष्णुप्रयाग में अगर हम बात करें तो वहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। और आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से भी धौली गंगा बद्रीनाथ के पास से निकलती है और फिर यहाँ पर संगम होता है और यहाँ पर निर्माण होता है विष्णुप्रयाग का। उसके बाद आगे आएंगे आप तो यहाँ पर इधर से निकलती है नंदा देवी पर्वत से नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर, ये नीली वाली है। अलकनंदा रिवर बद्रीनाथ से निकलकर आगे आती है और अलकनंदा में फिर संगम होता है नंदाकिनी रिवर का और नंदप्रयाग बनता है। फिर आगे इधर से पिंडार रिवर आ रही है और फिर यहाँ पर कर्णप्रयाग बनता है। और केदारनाथ के पास से निकलती है मंदाकिनी रिवर और यहाँ पर जब इसका अलकनंदा से संगम होता है तो फिर रुद्रप्रयाग बनता है। और गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती बल्कि भागीरथी रिवर निकलती है और आगे जब वो अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग और इसके बाद जब वो बनती है तब वो गंगा बनती है। तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है एम्स में एक जंग लड़ते हुए इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो कारगिल विजय के रूप में यानी जो हमने कारगिल की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी और उस युद्ध को हमने जीता था, तो उसी के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं और वो दिन है 26 जुलाई। तो बात करें अगर हम कारगिल वार की, तो जो हमारा कारगिल वार है वो 1999 में लड़ा गया और ये चला था 3 मई 1999 को ये युद्ध शुरू हुआ था और 26 जुलाई को हमने पाकिस्तान को यहाँ पर पूरी तरीके से हरा दिया था और 26 जुलाई 1919 को हमने कारगिल में विजय प्राप्त कर ली थी और इसीलिए हम 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था, यानी किस बादशाह ने फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। तो ये बादशाह है औरंगजेब। तो औरंगजेब ने ही गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है। तो यूपी जीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय गीत है वो है आला। तो आला और उदल आपने सुना होगा, उनके कई सारे जो लोकप्रिय गीत हैं वो फेमस हैं बुंदेलखंड वाले रीजन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पुरानी होगा। पुरानी और जो नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी जो आरबीसी हैं वो कहाँ पर नष्ट हो जाती हैं। आपको बताना है कहाँ पर जाकर जो आरबीसी हैं यानी रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लीहा। और इसे ही इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो वो भी कहा जाता है प्लीहा को, क्योंकि जो लाल रक्त कणिकाएं ये उत्पन्न कहाँ से होती हैं, ये यहाँ से उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा से, बोन मैरो से उत्पन्न होकर ये प्लीहा में पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं और ये नष्ट होती रहती हैं, बनती रहती हैं। इसी प्रकार से क्रम इनका चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं, यानी जो खट्टा स्वाद है वो हमको जिह्वा के किस भाग से मिलता है। तो अगले भाग से, पिछले भाग से, पार्श्व भाग से या मध्य भाग से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पार्श्व भाग से। तो इस प्रकार से आप जो हमारे जीभ की संरचना होती है तो ये वाला जो हमारा भाग है ये होता है पार्श्व भाग, ये हमारा अगला भाग और ये है पिछला भाग। तो बात करें अगर हम अगले भाग में, तो अगला भाग जो होता है वो मीठे स्वाद के लिए संवेदनशील होता है। उसके अलावा जो पिछला भाग है वो कड़वे स्वाद के लिए यहाँ पर संवेदनशील होता है। और जो पार्श्व भाग है तो इसमें खट्टा और नमकीन जो स्वाद है वो हमको जिह्वा के पार्श्व भाग से मिलता है।
बट आप सोच रहे होंगे कि हम किसी भी चीज़ को अगर आगे से भी टच करते हैं, यानी अगर कोई मान लो कड़वी चीज़ है और उसे हम आगे वाले भाग से केवल टच करते हैं तो भी हमें पता चल जाता है कि ये जो चीज़ है ये कड़वी है। जबकि जो हम बात करें तो जिह्वा के पिछले भाग में कड़वे स्वाद के लिए संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे जीभ के सेंसर हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, यानी बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पर माइक्रो अगर हम कहें कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसके अलावा ये तुरंत ही वहाँ पर इसके सेंसर काफ़ी मजबूत होते हैं और जैसे ही आप आगे वाले भाग से ही कोई कड़वी चीज़ को टच करते हैं तो भी आपको कड़वा स्वाद पता चल जाता है। बट ये प्रयोगों के माध्यम से ये बताया गया है अगले भाग, पिछला भाग और पार्श्व भाग के बारे में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? श्वेत रुधिराणु यानी WBC की बात की जा रही है और WBC का कार्य हमारे शरीर में बेसिकली इम्यूनिटी प्रदान करना होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। जो भी WBC होती हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट को सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु माना जाता है। उसके अलावा जो लिम्फोसाइट है और भी कई सारे जो श्वेत रुधिराणु हैं लिम्फोसाइट वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे और इसकी PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ से आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और देन फिर यहाँ से क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले न्यू 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद।